गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों ने देखा होगा कि कई तरह के एलिमेंट्स एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जैसे Cl2 है, HCl है, H2O है। तो इनमें एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को लेकर कि कब किस पर प्लस चार्ज आएगा, किस पर माइनस चार्ज आएगा, किस बॉन्ड के ब्रेक होने से कोई चार्ज ही नहीं आएगा, कब दो एलिमेंट्स के बीच में एरो लगाते हैं। तो इस तरह के कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज का टॉपिक हम लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग। मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस और अपडेट्स मिलते होंगे। अगर आपने क्लास 10th के केमिस्ट्री के सीरियल से लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कृपया आप ज़रूर देख लीजिएगा। चाहे वो आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप UP बोर्ड से बिलोंग करते हो, दोनों बोर्ड्स के लिए मैंने बाईलैंग्वेज में यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को साथ में यूज़ करते हुए मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। तो अब हम समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग्स होते क्या हैं। अब अगर हम बात करें कि केमिकल बॉन्डिंग्स होती क्या है, तो डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग इज ए सम सॉर्ट ऑफ इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन विच होल्ड्स द टू एलिमेंट्स टुगेदर। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा अट्रैक्शन होता है दो एलिमेंट्स के बीच में जो एक दूसरे को एक दूसरे से बांधे रखता है। इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। इंटर मीन बीच में, एटॉमिक का मतलब एटम्स के यानी परमाणुओं के बीच के, अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण बल। यानी बॉन्डिंग तभी होगी जब दो एलिमेंट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करे। सिंपल सी बात है कि भाई दो लोग कब जुड़ेंगे, जब दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर अट्रैक्शन हो, चाहे किसी चीज़ को पाने की अट्रैक्शन हो, चाहे एक दूसरे से बॉन्डिंग करने की अट्रैक्शन हो। ऐसी कंडीशंस में ही केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। अगर यहाँ की बात की जाए कि सर एलिमेंट्स को कौन सा अट्रैक्शन होता है, तो एलिमेंट्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का अट्रैक्शन होता है कि वो किसी भी कीमत पर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं, यानी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। इसी को पूरा करने के लिए एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते रहते हैं। अब ये रिएक्शन करते हैं तो कई तरह से करते हैं। कभी ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक मेरा, तो यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कभी ये डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, जिसको आप ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, देने वाले पर प्लस और लेने वाले पर माइनस चार्ज आ गया। या तीसरा होता है, जो कि तीसरा क्लास 10th के सिलेबस में नहीं पूछा जाता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इन तीनों टाइप्स के बॉन्डिंग को अभी हम आगे 1 by 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट टाइप है आयनिक केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा कोवैलेंट केमिकल बॉन्डिंग और तीसरा कोऑर्डिनेट केमिकल बॉन्डिंग। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। Those bonds which occurs by the losing or acceptance of electrons between two atoms are known as इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड्स। यानी कोई भी ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच में यानी दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से, यानी कि डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या लॉसिंग और गेनिंग कह सकते हो, लॉसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उस बॉन्ड को ही हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, और जब दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो चूंकि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज दो चार्जेस यहाँ पर हैं, इसलिए इसका नाम है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ऐसी कंडीशंस में दो तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक होता है डोनर, जो इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट को देता है। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले पर प्लस चार्ज आता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले पर माइनस चार्ज आता है। अगर हिंदी में बात करें तो इलेक्ट्रॉन देने वाले पर यानी दाता पर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन लेने वाले यानी ग्राही पर माइनस चार्ज आता है। तो चूंकि यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज है, इसलिए इसको हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्यों बनता है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनता है, यानी बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम NaCl की बात करें तो हमें मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसके फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और लास्ट सेल में
1 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम यहीं पर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके पहले सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने पिछले वीडियोस में जहाँ वैलेंसी आपको पढ़ाई थी वहाँ मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है वही इलेक्ट्रॉन के लेन देन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उस कक्षा को यानी सेल को वैलेंसी सेल यानी हिंदी में संयोजी कोश कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। कितने की कमी है? 8 होने में 7 की कमी है। तो सोडियम क्या करेगा कि 7 मिलना तो मुश्किल है, लेकिन अगर सोडियम इस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो इसका ये शेल खत्म हो जाएगा और आउटर सेल यानी बाह्यतम कक्षा कौन बन जाएगी? ये वाली। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखता है। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 होने में कितने कमी है? 1 की। क्या तरीका सही रहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए, क्योंकि 7 देना ठीक नहीं है, 1 लेना ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सोडियम अपने इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, मैंने इसको क्रॉस से दिखाया है, और क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मैंने ये डॉट से दिखाया है। तो ये सोडियम क्या करेगा कि अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को डोनेट कर देगा, दे देगा, जिसको हमने कर्व एरो यानी वक्र तीर से दिखाया है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया। इस तरह से क्या होगा कि सोडियम ने चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो देने वाले पर प्लस, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। इसीलिए ये है सोडियम कैट आयन और ये है क्लोरीन एनायन, यानी सोडियम धन आयन और क्लोरीन ऋण आयन। क्यों बना? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने लिया। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मेशन देखते हैं सोडियम सल्फाइड की। अगर हम सोडियम सल्फाइड की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अभी आपने NaCl में देखा था 11। तो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सल्फर की बात करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और लास्ट में 6। क्या होगा? सोडियम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी इस पर प्लस चार्ज आएगा। और सल्फर चूँकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 लेना ठीक है, इसलिए सल्फर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी इस पर माइनस चार्ज आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इस पर डबल माइनस चार्ज आएगा। तो होगा क्या कि ये है सोडियम और ये है सोडियम का इलेक्ट्रॉन, और ये है सल्फर। सल्फर के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये एक सोडियम है और ये दूसरा सोडियम है। इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आपको शो हो रहा है। क्या करेगा? ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दे देगा। मैंने सोडियम के इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शो कर दिया, और ये भी सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को इस सल्फर को दे देगा। मैंने उस इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे शो कर दिया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इस सोडियम पर भी एक प्लस चार्ज आ जाएगा, इस सल्फर पर -2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इस सोडियम का और इस सोडियम का, और इस सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया है यानी ये डोनर है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टडी करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन की। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इसकी पहली कक्षा में यानी फर्स्ट सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतना तो आप समझ गए होंगे पिछले 2 एग्जाम्पल से कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 2, होने कितने चाहिए? 8। कमी कितने की है? 6 की। तो 6 मिलना मुश्किल है, 2 देना ही ठीक होगा। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कितने कमी है? 2 की। 2 लेना ठीक होगा, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यानी ग्रहण करेगा। तो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ये है मैग्नीशियम, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा और छठा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसके ये हो गए और इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। मैग्नीशियम करेगा क्या? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर देगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इनको डोनेट कर देगा। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे Mg++, क्योंकि मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए ऑक्सीजन डबल माइनस। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन।
अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो अभी आपने देखा था कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और लास्ट में 7। अब यहाँ पर आप डिसाइड करने लायक हैं कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 2, कमी कितने की है 6 की। 6 इलेक्ट्रॉन मिलना मुश्किल है, क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यानी +2 बनाएगा। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन मैंने यहाँ पे बना दिया। इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इस क्लोरीन की बात करें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7। अब ये मैग्नीशियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को इनको डोनेट कर देगा और ये मैग्नीशियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को डोनेट कर देगा। अब चूंकि इस मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इसलिए मैग्नीशियम पर डबल प्लस चार्ज आ जाएगा और हर क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, 2 क्लोरीन पर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 2, कमी कितने की है 6 की, क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना पड़ेगा। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसके बारे में आप जानते हैं कि 8 पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा यानी ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम। इसके ये हो गए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर। एक हो गया ये क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या करेगा कि ये कैल्शियम इस इलेक्ट्रॉन को इन्हें दे देगा और इस इलेक्ट्रॉन को इन्हें दे देगा। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन देने के कारण कैल्शियम पर डबल प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए 1 क्लोरीन पर 1 माइनस, 2 क्लोरीन है इसलिए 2Cl माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के, इनके गुण क्या होते हैं। तो हमें मालूम है कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनते हैं यानी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं जिसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण यानी एक्सेप्ट करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड ब्रिटल, यानी कि ये अपोजिट चार्जेस से विपरीत आवेशों से बनने के कारण चूँकि इनके बीच में बहुत प्रबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऐसी कंडीशन में बहुत पॉजिटिवली आपने आपस में अटैच होते हैं, इसलिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब हिंदी में होता है भंगुर होते हैं, यानी कि अगर इन पर चोट किया जाए तो ये क्रिस्टल्स दानों में ब्रेक हो जाएंगे। जैसे आपने नमक देखा है कि नमक को हम कितना भी बारीक ग्राइंड कर दें यानी पीस लें लेकिन उसका जो दरदरापन है वो नहीं जा पाएगा और इसी प्रॉपर्टीज़ को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और ब्रिटल का मतलब होता है कि पीटने पर टूट जाए। नंबर 2, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बहुत हाई होता है। क्वेश्चन बनता है कि सर इतना हाई क्यों होता है। तो हमें मालूम है कि जब 2 अपोजिट चार्जेस आपस में जुड़े हुए हैं तो हमें मालूम है इस बात को कि कोई भी अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स से जुड़े हुए हैं तो इनको ब्रेक करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यानी ज़्यादा ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। इसीलिए इनको गलाना और इनको उबालना दोनों हाई टेम्परेचर पर होता है, इसीलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। कभी भी कोई आपसे पूछे कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज ऐसी क्यों हैं तो एक लाइन ज़रूर याद रखिएगा, ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। इनमें 2 एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। फिर वही बात आ गई कि इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं सॉलिड कंडीशन में ठोस अवस्था में नॉन कंडक्टर हैं। मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है।
क्यों? क्योंकि किसी भी तरह की चालकता यानी कंडक्टिविटी के लिए या तो फ्री आयंस चाहिए और या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जब ये आयन से बनते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, हिंदी में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। ऐसी कंडीशन में ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, मगर लिक्विड कंडीशन में। एक लाइन में अगर बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं और लिक्विड कंडीशन में कंडक्टर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अपोजिट चार्ज आयंस, हिंदी में विपरीत आवेशित आयनों की उपस्थिति के कारण। लास्ट, सॉल्युबल इन वाटर, यानी ये पानी में घुलनशील होते हैं। जो वाटर होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बने हुए सब्सटेंस होते हैं यानी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि आयन से बने होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड्स या कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसको हिंदी में हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखें तो द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, यानी कोई भी ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से बनता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट का, तब इस तरह के बने हुए बंध को हम सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। को मीन्स साथ साथ, वैलेंट का मतलब संयोजी यानी संयोग किया हुआ। सरल भाषा में जिसको आप साझेदारी कहते हो, जब दो लोगों के बीच में 50 रुपये और 50 रुपये की साझेदारी होती है तो दोनों के बीच में 100 रुपये हो जाते हैं। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बॉन्ड का एक उदाहरण है जो कि जनरली आप समझ सकते हैं। अगर हम ऐसे एलिमेंट्स के एग्जाम्पल की बात करें, O2 है, Cl2 है, Br2 है, F2 है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लर्न करना होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड 99% दो ऐसे एलिमेंट्स के बीच में बनता है जिनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में कोई भी अंतर ना हो। सरल भाषा में इनकी धनात्मकता और ऋणात्मकता में कोई अंतर ना हो। दोनों एलिमेंट एक बराबर चार्ज वाले हों, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो। एग्जाम्पल की फॉर्म करते हैं O2। अगर इन दोनों ऑक्सीजन को हम अलग अलग करें तो दोनों में से किसी पे ना तो प्लस चार्ज आएगा ना तो माइनस, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन हैं। Cl2 को ब्रेक करें, दोनों क्लोरीन अलग हो जाएंगे। Br2 को ब्रेक करें, दोनों ब्रोमीन अलग हो जाएंगे। तो यानी कि समान परमाणुओं के बीच में, सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध कहते हैं। इससे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम देखते हैं कि इन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती कैसी है। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही दूसरा भी ऑक्सीजन जो होगा उसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर इनके हम फॉर्मेशन की बात करें तो ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरे ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से कहेगा कि हमें अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो जिससे मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, यानी मेरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए। तो ये ऑक्सीजन इनसे कहेगा कि भाई बहुत होशियार हो तुम, अगर तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए। लास्ट में दोनों के बीच में एक कंप्रोमाइज़ होगा कि ऐसा करते हैं कि आओ 2 इलेक्ट्रॉन हमारे और 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे, हम दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। तो इसने पूछा मेरा फ़ायदा क्या होगा, तो इसने कहा कि इनके देख लो कि तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हैं, और मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस सर्किल पर ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस सर्किल में जो 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही 2 इसके हैं और ये दोनों इसके हैं। दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और O+O गिव्स आउट O2 यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखते हैं कि क्लोरीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका ऑक्टेट यानी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा और जिसके लिए कोशिश करेगा। तो फर्स्ट क्लोरीन ये है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। दूसरे क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्लोरीन इस क्लोरीन से इस 1 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग कर लेगा।
इससे फ़ायदा ये होगा कि इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन ये मिल गया 8 हो गया। इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन ये मिल गया 8 हो गया। और दोनों Cl आपस में अटैच होकर के Cl + Cl गिव्स आउट Cl2 यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से दोनों का ऑक्टेट यानी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में बताया था कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम स्टडी करें तो हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। बाकी सारे एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं और रखते भी हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन की स्टडी करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसके फर्स्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। इस तरह से इस हाइड्रोजन के पास भी 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी हिंदी में हाइड्रोजन के अणु का निर्माण कर लेंगे। अब थोड़ा सा डीप में हम जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध कितने तरह का होता है। फिलहाल ये क्लास 10th में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट क्लास 12th में आपसे बेसिकली ज़रूर पूछा जाएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरह का होता है, एक होता है ध्रुवीय जिसको हम नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और दूसरा होता है ध्रुवीय पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हम फर्स्ट की बात करें अध्रुवीय यानी नॉन पोलर, नाम से ही क्लियर है। पोल्स की बात करते हैं, पोल्स का मतलब हिंदी में होता है ध्रुव, यानी कि 2 तरह के ध्रुव होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। अगर आपने मैग्नेट की बात की हो तो मैग्नेट के पास भी 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ यानी उत्तर और दक्षिण। तो अगर कोई भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बीच में कोई पोल नहीं है यानी किसी भी तरह का उन पर प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो भी बंध बनता है उसको हम अध्रुवीय यानी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है क्लोरीन, O2 ऑक्सीजन, H2 हाइड्रोजन, Br2 ब्रोमीन। और इन सारे के फॉर्मेशन को मैंने अभी जस्ट पीछे अभी आपको बताया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि ध्रुवीय पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हमें मालूम है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये 2 एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। लेकिन अब यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन आ गया, ध्रुवीय पोलर, यानी अगर कोई ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं जिनमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर है कि एक हल्का सा यानी स्लाइटली पॉजिटिव है और दूसरा हल्का सा यानी स्लाइटली नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उससे जो बंध बनेगा उसको हम ध्रुवीय सहसंयोजी बंध या पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वाटर यानी पानी जल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सब ध्रुवीय सहसंयोजी बंध यानी पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम इनके फॉर्मेशन देखें तो H2O की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अगर हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, हर हाल में 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो देखते हैं बॉन्डिंग कैसी होगी। तो ये है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के 6 इलेक्ट्रॉन यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए हैं। अब एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर रख देते हैं, इस हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये है। अब होगा क्या कि ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा कि भाई अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो हाइड्रोजन कहेगा मेरे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं दे दूंगा मेरे पास बचेगा क्या। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन पार्शली यानी हिंदी में आंशिक रूप से अपने इस इलेक्ट्रॉन के इन दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का ऐसे कॉम्बिनेशन हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन का ऐसे हो जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना करके 1 इलेक्ट्रॉन दे करके साझा कर लेंगे। ऐसी कंडीशन में है तो साझेदारी, मगर ऑक्सीजन के कंपेयर में हाइड्रोजन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन देने की बात की जाए तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। हर हाल में 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रॉन देने के बारे में सोच ही नहीं सकता। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 1।
इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन लेना होगा तो एक और देना होगा तो एक, तो इसके कंपेयर में ये हाइड्रोजन ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर आईपी के फॉर्म में आप समझना चाहो, थोड़ा सा बारीक हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, हिंदी में आयनन विभव के रूप में, तो इसका जो आयनन विभव होता है वो कम होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में, इसलिए बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यानी दे देता है। तो ऐसी कंडीशन में ये हुआ तो शेयरिंग, मगर हाइड्रोजन पर हल्का सा प्लस चार्ज रहेगा और ऑक्सीजन पर स्लाइटली माइनस चार्ज हो जाएगा। इस तरह से वाटर को हम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, यानी हिंदी में ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक के एग्जाम्पल में रखते हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसी तरह अगर हम HCl की बात करें तो HCl में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में 8, लास्ट में 7। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। क्या करेगा? हर हाल में एट एनी रेट एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। और हाइड्रोजन क्या करेगा? अगर इसको इलेक्ट्रॉन लेना है तो एक, देना है तो एक। तो बहुत सिंपल सी बात है कि क्लोरीन के कंपेयर में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, इसीलिए क्लोरीन के कंपेयर में हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से यानी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। इसीलिए इन दोनों के बीच में ये हो गया हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है और ये है क्लोरीन, इसके 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन, ये इनसे शेयरिंग कर लेगा। इस तरह से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, एक इसका मिल गया, इसका हो गया 8। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, एक क्लोरीन से मिल गया, इसका हो गया 2। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और फॉर्मेशन हो गया H सिंगल बॉन्ड Cl का। लेकिन अगर हम बात करें चार्ज की तो हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर स्लाइटली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। स्लाइटली निगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव का मतलब समझ लीजिएगा, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे देता है हमेशा के लिए तो उस पर परमानेंट प्लस चार्ज आ जाता है, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेता है हमेशा के लिए तो उस पर परमानेंट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है ना तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस हुआ है, इसलिए यहाँ पर परमानेंट प्लस माइनस चार्ज नहीं आएगा, बल्कि पार्शियल यानी हिंदी में आंशिक धन आवेश और ऋण आवेश आएगा। तो ये एग्जाम्पल थे कोवैलेंट कंपाउंड्स के। अब हम स्टडी करते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड्स यानी सहसंयोजी यौगिकों के गुण कैसे होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि नॉन सॉल्युबल इन वाटर। मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में समझाया था कि जो भी एलिमेंट्स के पास अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं, हिंदी में विपरीत आवेशित आयन होते हैं, वो पानी में बहुत ही ईजिली घुल जाते हैं यानी घुलनशील होते हैं। चूँकि इनके पास चूँकि आयंस नहीं हैं इसलिए नॉन सॉल्युबल इन वाटर है यानी जल में अघुलनशील हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी इनका जो गलनांक होता है और जो क्वथनांक होता है ये लो होता है। लो क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यानी साझेदारी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ऐसी कंडीशन में इनको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है उसके कंपेयर में। किसके? आयनिक कंपाउंड्स के कंपेयर में, यानी विद्युत संयोजी यौगिकों के तुलना में। नंबर 3 नॉन कंडक्टर्स। मैंने आपको बताया था और लाइफ टाइम याद रखिएगा कि कंडक्टिविटी यानी चालकता के लिए यानी करंट के फ्लो के लिए अपोजिट चार्ज आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। दोनों में से अगर कुछ भी है तो कंडक्टिविटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है यानी शेयरिंग होती है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ना तो फ्री आयंस होंगे ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए ये कोवैलेंट कंपाउंड्स नॉन कंडक्टर होते हैं यानी इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। लास्ट पॉइंट, एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस कंडीशंस। जितने भी विद्युत सहसंयोजी बंध होते हैं यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये सभी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे आपका HCl है, H2O है, HBr है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम स्टडी करते हैं सबसे स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स जिसको हम तीसरा केमिकल बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। तो डेफिनेशन अगर हम देखें कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स यानी हिंदी में उपसहसंयोजी बंध की परिभाषा क्या होती है, तो पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं कि जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कोई भी बंध बनता है, लेकिन ख़ास बात यह रहेगी कि इसमें से कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा, मगर ये लेन देन परमानेंट नहीं होगा,
कुछ टाइम के लिए होगा। जैसे आप किसी इंसान से या किसी भी अपने क्लासमेट से आप उसका पेन मांग लेते हो कि मेरा पेन ख़त्म हो गया है, कुछ पल के लिए मुझे अपना पेन दे दीजिए, तो क्या जो पेन आप मांगते हो वो आपका हो जाता है? नहीं। सेम वैसे ही इसमें से जो इलेक्ट्रॉन देगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो हो रहा है जैसे आयनिक कंपाउंड्स में हो रहा था, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। कुछ पल के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और वो जैसे था वैसे हो जाएगा, ये जैसे था वैसे हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर परमानेंट प्लस और माइनस चार्ज नहीं आता, बल्कि इसे हम डोनर से एक्सेप्टर की ओर एक सिंगल एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का टेल जो होता है यानी पूंछ वो डोनर की ओर होता है, और जो इसका एज होता है वो एक्सेप्टर यानी ग्राही की ओर होता है। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विच इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, बट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम। यानी कि ये दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों के कंट्रीब्यूशन से यानी शेयरिंग से बनता है, मगर इनमें से जो कंट्रीब्यूशन करता है वो कोई एक एटम ही करता है, और जिसे हम डोनर से एक्सेप्टर की ओर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 यानी ओजोन, SO3 यानी सल्फाइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस तरह से बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इनमें से कुछ की स्टडी हम देख लेते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे फर्स्ट स्टडी करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसी कंडीशन में इतना तो आप समझ चुके होंगे इस पूरे वीडियोस को देखते देखते कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 4, और हर परमाणु अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कमी कितने की है? 4 की। तो ये क्या करेगा? ये आपस में साझेदारी करेगा, यानी कि किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये साझा करेगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कितने कमी? 2 की। क्या करेगा? ये हर हाल में इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास रखेगा, यानी माइनस चार्ज बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये है कार्बन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, बल्कि इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर शो कर देते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड बना लेगा तो इससे ये फ़ायदा होगा कि इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। अब ये ऑक्सीजन से ये कार्बन कहेगा भाई हमें कोई तरह से 2 इलेक्ट्रॉन काम चलाने के लिए दे दो, बाद में वापस कर दूंगा। तो ऑक्सीजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को ये इस एरो के द्वारा, एरो पे ध्यान दीजिएगा, एरो के द्वारा इस कार्बन को दे देगा। इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हिंदी में उपसहसंयोजी बंध और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। जिसमें से ध्यान दीजिए तीर का मुंह किधर है? कार्बन की तरफ। तो कार्बन क्या है? एक्सेप्टर यानी ग्राही है। ये ग्राही है जिसको आप एक्सेप्टर बोलते हो, और ये डोनर है जिसको हम दाता कहते हैं या डोनर कहते हैं। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन के कोवैलेंट यानी उपसहसंयोजी शेयरिंग से ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ओजोन के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम 3 ऑक्सीजन बना लें, एक ऑक्सीजन ये हो गया, दूसरा ऑक्सीजन ये हो गया और तीसरा ऑक्सीजन ये हो गया, तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
अब ये दोनों ऑक्सीजन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉनों की यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे, हिंदी में आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। ऐसी कंडीशन में इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस ऑक्सीजन की बात करो, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जैसे ही इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ये ऑक्सीजन रोने लगेगा कि भाई हमारे पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, हमें भी कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो इस ऑक्सीजन पर दया खा करके ये ऑक्सीजन कहेगा कि देखो भाई हम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, इसलिए हम आपके साथ शेयरिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, इसको आप हमसे ले लो काम चलाने के लिए और बाद में मुझे वापस कर देना। इस तरह से इन 2 ऑक्सीजन के बीच में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया डोनर यानी ये दाता है, और ये है एक्सेप्टर यानी ये ग्राही है, और हमने दाता से ग्राही की ओर यानी डोनर से एक्सेप्टर की ओर ये एरो लगा के दिखाया है, और ये एरो ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इस तरह से ओजोन का फॉर्मेशन ऐसे होता है। अगर इसको बॉन्ड फॉर्म में आप देखना चाहो तो बॉन्ड फॉर्म में आप ऐसे देख सकते हो कि 2 ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और तीसरा ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये है इसका बॉन्ड फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन देखते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है या जो लुईस डॉट फॉर्मेशन है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 11th के लिए। H2SO4 की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। सल्फर की बात करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसके फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में 8 और लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखें तो हाइड्रोजन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, हर हाल में 1 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करेगा। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, हर हाल में 2 इलेक्ट्रॉन लेना कोशिश करेगा या तो शेयरिंग करेगा। इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 ileक्ट्रॉन लेगा या शेयरिंग करेगा। तो फॉर्मेशन कैसे होगा? तो जो एलिमेंट सबसे कम होता है उसको हमेशा सेंटर में रखा जाता है। तो ये है सल्फर। सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। ये है नेक्स्ट ऑक्सीजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। ये है हाइड्रोजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1। वैसे ही एक ऑक्सीजन ये है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, और ये है हाइड्रोजन और इसका इलेक्ट्रॉन ये है। क्लियर? अब हम ऑक्सीजन 4 हैं तो 2 ऑक्सीजन यहाँ रख देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पर रख देते हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये सल्फर जो है इस ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा और इस ऑक्सीजन के साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। इस तरह से सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। अब ये भी इनसे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, ये हो गया 8, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 1 और 1 2, और आपको मालूम है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका ऑक्टेट कंप्लीट बना जाता है। अब अगर इधर की हम बात करें तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये भी इस हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और इसका भी ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, और हाइड्रोजन के पास भी 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ वैसे ही ये दोनों ऑक्सीजन टेंशन में आ गए कि हमारा ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा। तो इन्होंने सल्फर से रिक्वेस्ट किया कि भाई तब तक काम चलाने के लिए हमें अपने ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा खाली है ये हमको दे दो। तो इस सल्फर ने इन पर दया करके अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया और अपना 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला इस ऑक्सीजन को दे दिया काम चलाने के लिए। हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए दिया होता तो सल्फर पर प्लस आता और ऑक्सीजन पर माइनस आता। इस तरह से इनके पास भी 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, और इनके पास भी 6 और 2 इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। याद रखिएगा कि जो तीर का ये एज है ये सीधा 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से एक कंप्लीट एरो, एक कंप्लीट तीर 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है और इस तरह से H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स यानी उपसहसंयोजी यौगिकों के गुण क्या होते हैं।
तो इनकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है नॉन सॉल्युबल आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। कंफ्यूजिंग वर्ड है, शब्दों में ध्यान दीजिएगा। नॉन सॉल्युबल, फिर लिखा हुआ है सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, उपसहसंयोजी यौगिक हैं, इनमें से कुछ जल में अघुलनशील होते हैं और कुछ घुलनशील होते हैं, इसीलिए सॉल्युबल भी है और नॉन सॉल्युबल भी है। नेक्स्ट है कंपैरेटिवली हाई MP मीन मेल्टिंग पॉइंट एंड BP मीन बॉइलिंग पॉइंट देन कोवैलेंट कंपाउंड्स, यानी कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में थोड़ा सा हाई होता है। क्यों होता है वो भी समझिएगा। यहाँ भी साझेदारी हो रही है और कोवैलेंट कंपाउंड्स में भी साझेदारी होती है, यानी वहाँ पर भी शेयरिंग होती है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देता है कुछ वक्त के लिए। ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ होता है, क्योंकि जब दो लोगों के बीच में फ़ायदा होता है एक दूसरे का तो बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्लाइटली हाई देन द कोवैलेंट कंपाउंड्स, यानी आकर्षण बल सहसंयोजी बंध की तुलना में उपसहसंयोजी यौगिकों में थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक हाई होता है। नेक्स्ट है एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि उपसहसंयोजी यौगिक ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइटली कंडक्टर, यानी जो उपसहसंयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, ये स्लाइटली कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके पास आंशिक रूप से आयनिक लक्षण होता है, यानी कंप्लीट ये आयन नहीं होते, इन पर परमानेंट प्लस माइनस चार्ज नहीं होता, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन की डोनेशन और एक्सेप्टेंस करते हैं टेम्परेरी फॉर्म में, इसलिए इन पर स्लाइटली कंडक्टिविटी पाई जाती है, यानी इनमें थोड़ा बहुत विद्युत चालकता पाई जाती है। इस तरह से आज का ये वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसके वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके पास ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स लाता रहूँ। कल हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अकरेंस ऑफ मेटल्स की, जिसके बाद ये लेसन नंबर 3 आपका कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा और हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की।